गुड मॉर्निंग। थोड़ी क्लास पिछली वाली लंबी हो गई। कोई बात नहीं, ये और लंबी कर लेंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा शफल कर लेंगे टाइम। तो आज तो सेकेंड डे है, थोड़ा रिलैक्स। आज तो कुछ नहीं हुआ होगा डीटी में। बेसिक ही हुआ होगा, मतलब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर यही बताया होगा, एसएससी टैक्स पेयर यही सब था, बेसिक डेफिनेशंस। जीएसटी स्टार्ट करें फिर। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक ब्रीफ लेआउट होगा कि हर चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे। जैसे कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, तो किसको रजिस्ट्रेशन लेना है। अब तुम ठेले वाले को जाके पूछोगे जीएसटी में रजिस्टर्ड है, थप्पड़ मार के वापस भेज देगा ऑब्वियसली। पेट्रोल पंप पे पूछोगे तो वो क्या बोलेगा, भाई जीएसटी लगता ही नहीं है, क्या सीए कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो पता तो होना चाहिए ब्रीफ क्या पढ़ रहे हैं अपन, जीएसटी में पढ़ेंगे क्या, अपने सिलेबस में कितना है क्या है। अच्छा, इसका थोड़ा अभी जो अपन इंटर में पढ़ रहे हैं, ये तो समझो 40% भी नहीं है जीएसटी का। फाइनल में तो पूरी राम कथा है, पूरा पूरा एक्ट है। अच्छा, उसके अलावा कस्टम्स भी है फाइनल में तो आपके पास। तो अभी तो अपन इंटर की बात करें, डराऊ नहीं तो वैसे ही डरे हुए हो, सीनियर्स ने डरा दिया होगा आई गेस, बाकी तो पता नहीं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, जिसमें कि सबसे पहले अपन डेफिनेशंस करेंगे एक दो, और फीचर्स कर, जैसे आईडीटी डीटी का डिफरेंस क्या होता है वो शायद अपन ने कल डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। फीचर्स क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के, जीएसटी को लाने की रिक्वायरमेंट पड़ी क्या। अच्छा, अगर आया तो है, पर क्या उसके बेनिफिट्स है या डीमेरिट्स है, मतलब मेरिट्स है या डीमेरिट्स है। समझ आ रहा है। अच्छा, एक और चीज, कोई भी कानून अगर नया लॉन्च हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पता होगा, सबका बाप सबका मालिक एक कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाहर कुछ जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जा सकता उसके बाहर। तो अगर जीएसटी कानून को अपन ला रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाया होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया होगा तब जीएसटी कानून आया होगा। अच्छा, तभी जीएसटी कानून वैलिड माना गया। समझ आ रहा है, नहीं तो वो इनवैलिड ही हो जाता। क्लियर हुआ क्या। तो वो भी पढ़ेंगे कि वो कैसे आया गया, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। सो लेट्स स्टार्ट मीनिंग ऑफ टैक्स। कल अपन ने पढ़ा था टैक्स क्या होता है, थोड़ा बहुत। टैक्स यानी कर। तो मैंने लेमन लैंग्वेज में बताया था कि ऐसा पैसा जो अपन गवर्नमेंट को देते हैं। देखो, मैं ट्राई करूंगी क्लास में एज मच एज पॉसिबल लर्न हो जाए, उससे आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि एक तो अलग से हेडेक नहीं होगा थ्योरी 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 लर्न करने का। उसके अलावा जितना क्लास में जल्दी लर्न होगा, जितना इंटरेक्टिव होगी, उतना आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा। तो आप लोगों को मेरे साथ बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो पढ़ के बोलाना है, पढ़ाना है। मेरा हो गया ना, आप लोगों को अब एग्जाम देने। ऑल्दो फर्स्ट चैप्टर में इतना कुछ नहीं है, पर मैं ये आगे वाले चैप्टर्स के लिए भी कह रही हूँ पहले से, क्योंकि आप लोगों को जैसे इंस्टीट्यूट क्या करता है, डेफिनेशन पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, तो सप्लाई पता तो होना चाहिए क्या है। उधर एग्जाम में हम लिखते कुछ और है, डेफिनेशन होती कुछ और है, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूट मार्क्स दे। ऐसा तो नहीं होगा। और अच्छा, फिर ये भी एक र्यूमर है कि इंस्टीट्यूट की जो लैंग्वेज है उसी में थ्योरी आंसर्स दो तो नंबर मिलेगा। समझ आ रहा है। पर मैं आपसे पूछूं, ये र्यूमर गलत है या नहीं है, क्योंकि मान लो लॉ में लिखा हुआ है सप्लाई इंक्लूड्स सेल, आपने एग्जाम में जाके लिख दिया सप्लाई मींस सेल। डिफरेंस हो गया मींस और इंक्लूड्स का। आपको तो लगा आपने सही लिखा क्योंकि आपको सप्लाई और सेल वर्ड याद रह गया, मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो लैंग्वेज तो थोड़ी बहुत वही आनी चाहिए जो लॉ में लिखी हुई है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। समझ आया। सो टैक्स, मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स मीन्स अ पेक्यूनरी, पेक्यूनरी यानी पेक्यूनरी यानी मॉनेटरी, मॉनेटरी यानी इन टर्म्स ऑफ पैसा। बर्ड, अ पेक्यूनरी बर्डन लेवीड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, टैक्स एक तरीके का अपने पे बर्डन है या नहीं?
नींद में हो सब जने, क्या हुआ? टैक्स मतलब एक तरीके का मॉनेटरी बर्डन, किस पे है? हम लोगों पे है, अपॉन पर्सन्स। अच्छा, लॉ को पढ़ने के भी काफी तरीके हैं, यहां पे पर्सन्स लिखा, सिटीजन नहीं लिखा, समझ में आया? अच्छा, क्यों लिखा पर्सन और क्यों सिटीजन, ये बाद में समझ में आएगा जैसे जैसे आप लॉ को पढ़ना सीखोगे, पर एक एक वर्ड का मीनिंग अलग मैंने कल ही बताया था, कॉमा का भी मतलब अलग जाता है, तो वर्ड का मतलब तो बहुत ही अलग जाता है। सो बर्डन लेवीड बाय गवर्नमेंट अपॉन पर्सन्स अंडर अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी? कॉन्स्टिट्यूशन ने बर्डन लगाया अपन लोगों पे, मतलब कोई लॉ के अंतर्गत, यानी लॉ के अंडर में, यानी कोई लॉ से गवर्नड है ये, तभी टैक्स लगता है। विच मीन्स कि टैक्स कैन नॉट बी लेवीड जब तक कि वो लॉ में नहीं लिखा हुआ हो। कोई भी आपसे ऐसे ही चल के टैक्स नहीं ले सकता। अच्छा, अगर ले लिया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अल्ट्रा वायरस सुना है? क्या होता है अल्ट्रा वायरस? बियॉन्ड पावर, समझ आया? टू रेज फंड्स फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। क्यों टैक्स लगता है? ताकि गवर्नमेंट पैसा रेज कर सके, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, आप लोगों के पास पैसा है इसलिए आप बिजनेस चला सकते हो, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तभी गवर्नमेंट आपको सर्विसेज दे सकती है। सो टू रेज फंड्स फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, सो टैक्स इज अ मॉनेटरी बर्डन, इफ नॉट पेक्यूनरी, याद नहीं रहे तो मॉनेटरी बर्डन, which is levied under a legislative authority to raise funds for providing public services। क्या इसकी डेफिनेशन कल जो अपन ने करी थी वैसी नहीं है? टैक्स इज अ सम ऑफ मनी विच मीन्स मॉनेटरी बेनिफिट गवर्नमेंट के लिए, लेविड अपॉन पर्सन्स, हम लोगों पे लेवी किया जाता है। टैक्स इज सम ऑफ मनी विच पीपल लेवी ऑन गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस। इसका मीनिंग यही हो गया, समझ आया? Thus, tax has following characteristics। अच्छा देखो, एक ही लाइन को अगर इंस्टीट्यूट पूछे टैक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, तो ऊपर वाली लैंग्वेज, टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कोई भी चीज़ की वो उसकी डेफिनेशन से ही आती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक तो गवर्नमेंट चार्ज करती है, दूसरा पर्सन पे चार्ज करती है। जो कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट। किस पे चार्ज करता है? हम लोगों पे। किसके अंडर में चार्ज करता है? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी में। क्यों चार्ज करता है? फंड्स रेस करने के लिए, और ये एक तरीके का फोर्स्ड पेमेंट है, यानी बर्डन है हम लोगों पे। सो कौन? गवर्नमेंट। क्यों? फंड्स रेस करने के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए। किस पे? हम पे। किसके अंडर में? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी में। अब समझ में आया? कोई डाउट इसमें? आगे चलूं? कल अपन ने देखा था कि टैक्सेस के दो टाइप्स होते हैं, एक तो है डायरेक्ट टैक्सेस और एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, कल मेरा एक क्वेश्चन था कि सिर्फ डीटी ही क्यों नहीं लगा दिया या सिर्फ आईडीटी ही क्यों नहीं लगा दिया, तो अपन ने डिस्कस किया था कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनका ये सजेशन था दोनों का कॉम्बिनेशन लगा जाए, यानी दोनों का ब्लेंड लगा जाए, नीदर एक ही डीटी चले या ना ही एक आईडीटी चले। उससे दोनों से क्या होगा? बर्डन पे नहीं आएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, यही होगा। अच्छा, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, इन ऑल इन एनी केस घूम फिर के एक ही बात आती है, गवर्नमेंट पैसा चाहिए, पैसा मांगता है। सो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट डीटी एंड आईडीटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री? साथ साथ चलेंगे, वो हैंड इन हैंड, right? And therefore combination of both of these taxes is necessary in a country, in any country। अच्छा, ये चीज़ दुबई में नहीं है क्योंकि वहाँ पे उनका आईडीटी का रेवेन्यू इतना ज़्यादा आ जाता है, डेवलप्ड कंट्री है, एन नंबर ऑफ रीजंस है। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, हम वैसे ही पैसा नहीं देते हैं गवर्नमेंट को, अगर सिर्फ डीटी आईडीटी लग गया तो और क्या देंगे? समझ में आ रहा है? कोई भी अभी थोड़े दिन क्लास होने दो, आप भी मेरे से ही पूछोगे मैम ये तो पढ़ लिया, ये रहने दो, कोर्स की बातें होती रहेगी, ये बताओ पैसा बचाए कैसे जीएसटी में? आप यही पूछोगे मेरे से, मैम पैसा दे कैसे, नहीं टैक्स इवेजन कैसे करें? जो कि मैं बोलूंगी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस में आना, वहां पे फीस अलग लगेगी, यहाँ पे तो कोर्स की फीस।
टैक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? लेमन लैंग्वेज में मतलब अभी एग्जाम नहीं ले रही हूं, पर जो अपन ने पढ़े ना कॉमन पॉइंट्स। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूँ लैंग्वेज पूरी एज इट इज रट लो, वो मैं भी नहीं कर पाई, आप लोग क्या कर लोगे? कोई नहीं कर पाया, पर उस लैंग्वेज का मेन पॉइंट्स या क्रक्स आ जाना चाहिए। जैसे कि किस पे लेवी होता है? हम पे। कौन लेवी कर रहा है? किसके अंडर में? क्या चीज है? मॉनेटरी बर्डन है। और क्यों लेवी करती है? पैसा रेस करने के लिए, रेस फंड्स। लैंग्वेज आप अपने आप बना लोगे, इतना आई थिंक कि आती है। क्लियर है? नाउ कमिंग ऑन टू द कंपैरिजन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। कल अपन ने थोड़ा बहुत समझा था डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, डायरेक्टली इनकम पे लगता है, मतलब डायरेक्टली हम पे लगता है। वाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस थर्ड पार्टी पे करती है। मतलब मान लो ये सेलर है, ये परचेजर है, मेरे हैंड्स के मूवमेंट समझना, ये सेलर है, ये परचेजर है, तो परचेजर सेलर से लेके गवर्नमेंट को देगा या सेलर परचेजर से लेके गवर्नमेंट को देगा? सेलर परचेजर से लेके गवर्नमेंट को पे करेगा। सो अल्टीमेट बर्डन इज गेटिंग शिफ्टेड टू परचेजर। समझ में आया? तो क्या इसमें सेलर का कोई रोल है? उसकी पॉकेट से पैसा जा रहा है? नहीं, बर्डन शिफ्ट हो रहा है। So direct taxes is a tax which is imposed directly on a person, यानी टैक्स पेयर। अपन कानून के लोग हैं तो टैक्स पेयर की लैंग्वेज में ही बात करेंगे। पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय सच पर्सन, खुद के पॉकेट पे ही लग रहा है, खुद पे ही बर्डन आ रहा है। वाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब गवर्नमेंट, अच्छा पैसा तो गवर्नमेंट को जा रहा है, बस उसका रूट आउट अलग है। रूट कैसे अलग है? सेलर किससे ले रहा है? परचेजर से, और फिर गवर्नमेंट को दे रहा है। डिफरेंट बाय पेड बाय अ डिफरेंट पर्सन, यानी सेलर या सप्लायर, बट अल्टीमेटली बॉन्ड बाय अ डिफरेंट पर्सन, यानी कंज्यूमर। समझ में आया? मतलब डीटी में तो 2 पार्टीज और आईडीटी में देयर आर 3 पार्टीज। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर कोई कभी डाउट आ जाए तो मेरे को उसी समय रोक के उधर ही पूछ लेना। बोला था ना ओरिएंटेशन क्लास में, एक का भला सबका भला। वैसे भी आपका भी डाउट, अच्छा मेरे को ऐसा लगता है कि जब डाउट आ जाए उसी समय पूछ लेना चाहिए, नहीं तो वो दिमाग में चक्री चलती रहती है अगले दिन तक जब तक डाउट सॉल्व नहीं हो। मेरा तो ये चलता था, वो क्या गाड़ी उस पर अटकी हुई रहती है। नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स। द पर्सन पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट himself bears the incidence of tax. The incidence of tax cannot be shifted onto any other person. मतलब खुद ही का खुद को ही बर्डन उठाना है, किसी और पे शिफ्ट नहीं होगा। मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा इनकम टैक्स आप इनसे ले लो, अगर ऐसा है तो बढ़िया है, ले लो, वो तो मैं नहीं बोल सकती। पर मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा जीएसटी का बर्डन आप पे शिफ्ट होगा। अच्छा, वो हो भी रहा है, वो होता भी है नेचुरली। So person paying tax to the government collects the same from ultimate consumer. Thus incidence of tax is shifted onto another person, that is end consumer only. समझ में आया? अच्छा, 2 तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर ये पॉइंट अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, छोड़ देना, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पहले से बता रही हूँ, आगे कवर होगा। एक तो हुआ B2B, एक हुआ B2C। मान लो अपन दोनों बिजनेस, मेरा भी बिजनेस है, आपका भी बिजनेस है, मैं आपको कोई माल बेच रही हूँ, फिर आप आगे अपना बिजनेस में आगे बेच रहे हो, मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करूंगी, यही होगा। अच्छा, जो मैंने आपसे जीएसटी कलेक्ट किया आप उसको वापस आगे जाके उसकी रिकवरी लोगे, क्योंकि आप बिजनेस में यूज ले रहे हो। और अगर B2C हुआ तो क्या आप रिकवरी ले सकते हो? नहीं। अभी भी मैं जो कोचिंग सर्विसेज दे रही हूँ B2C है या B2B है? B2C है, तो आप रिकवरी कर सकते हो उसकी? नहीं। सो इन जनरल केस इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो बर्डन है वो B2C के ट्रांजैक्शन में एंड कंज्यूमर को शिफ्ट होता है, पर B2B में बिजनेस को शिफ्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, जब आप अगर आगे बिजनेस को बेचोगे तो वो आगे वाला रिकवरी करेगा, और यही आप अगर B2C में मतलब आप कंज्यूमर को बेच रहे हो तो उस कंज्यूमर पे बर्डन जा रहा है पूरे ट्रांजैक्शन का। समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज कास्केडिंग इफेक्ट समझेंगे तब और क्लियर होगा। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। कल ही समझा था प्रोग्रेसिव क्या होता है और रिग्रेसिव क्या होता है।
प्रोग्रेसिव यानी इनकम के साथ साथ टैक्स बढ़ेगा, और रेग्रेसिव यानी सेम रहेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस इज प्रोग्रेसिव और रेग्रेसिव? प्रोग्रेसिव इन नेचर। सो प्रोग्रेसिव इन नेचर डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं बिकॉज द पर्सन पेइंग हाई इनकम और प्रॉपर्टी आर पेइंग हाई अमाउंट ऑफ टैक्स। Therefore, the tax is based on principle of ability to pay. Ability to pay यानी आप कितना पैसा कमाते हो, कितना पैसा पे करते हो, उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। समझ आया? While in case of indirect taxes, they are regressive in nature and are not judged on the basis of principle of ability to pay. Even the poor or the rich has to pay same amount of tax. चाहे अंबानी हो और चाहे किसी का बेटा हो, सबको टैक्स पे करना है तो करना है, कोई इफ एंड बट नहीं है इसमें। अच्छा, अब आप मेरे से पूछ लोगे कि मैम अगर उसने सप्लायर ने परचेजर से टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया, गवर्नमेंट को क्या पता चलता है? गवर्नमेंट को पता चलता है, कैसे पता चलता है? बिल पे पता चलता है। अच्छा, बिल अगर चढ़ाया ही नहीं, मतलब बिल अगर गवर्नमेंट के पास गया ही नहीं, तो वो ट्रांजैक्शन ऑडिट होगी, ऑडिट वाले को आपने पैसे दे दिए तो ऑफिसर को भी दे देना। मतलब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, वैसे देखा जाए तो जीएसटी आने से ये सब चीजें टू एन एक्सटेंट कम हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी खत्म हो गई है, क्योंकि हिंदुस्तान है, करेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ। नेक्स्ट, लेविड अपॉन। डायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन इनकम और वेल्थ। अच्छा, पहले वेल्थ टैक्स भी होता था, अगर सुना हो कभी तो। डायरेक्ट टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स अब नहीं रहा, पहले होता था। किस पे लगता था? प्रॉपर्टी पे, वेल्थ पे। जबकि आजकल अब एक ही बचा है, इनकम टैक्स, सीधा इनकम पे लगता है, बात खत्म। उसमें इतने गोल गोल झमेला आ गए, पता ही नहीं चलता है। अभी पढ़ेंगे अपन जैसे जैसे। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं? कल मैंने बताया, जीएसटी एक तो है ही है सबसे बड़ा, कस्टम्स। अच्छा, अगर जीएसटी नहीं था तो पहले क्या थे? वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। सुना है? एक्साइज किस पे लगता है? कस्टम्स ड्यूटी इज ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक्साइज ड्यूटी इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। जैसे ही मान लो ये माल मैन्युफैक्चर हुआ, उस पर एक्साइज लगता था, पहले की बात बता रही हूँ। इस पे एक्साइज लग गया, फिर इसको आगे बेचा तो इस पे क्या लगेगा? क्योंकि ये गुड्स है तो या तो सेल्स टैक्स या वैट। समझ में आया? अच्छा, सर्विसेज के केस में एक्साइज ड्यूटी लगेगी क्या? सर्विस मैन्युफैक्चर कैसे होगी? तो सीधा सर्विस टैक्स लगेगा उस पर। समझ आया? अब इन सब को हटा के क्या लग गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पर कस्टम्स ड्यूटी आज भी चलती है, और कुछ चीजों पे, एक दो गिनी चुनी चीजें जिसपे एक्साइज, वैट, सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स आज भी चल रहा है। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है? एग्जाम्पल्स। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स अगर डिफ्रेंशिएट करने का पॉइंट आए एग्जाम में, तो एग्जाम्पल का पॉइंट तो सबसे पहले लिखना कि इसका एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, और इसका एग्जाम्पल जीएसटी, कस्टम्स है। एक नंबर तो मिलेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के एक बार डिफरेंस आप लोग मेरे को बता दो, ताकि मेरे को लगे आपको याद हो गया। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? डायरेक्टली इनकम पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट शिफ्ट होता है, मतलब एंड कंज्यूमर पे लगता है, सेलर परचेजर से लेके गवर्नमेंट को पे करता है। बर्डन शिफ्ट होना, नेक्स्ट पॉइंट डाल दो कि डायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन शिफ्ट हो जाता है। और डीटी इज प्रोग्रेसिव, आईडीटी इज रिग्रेसिव। एक पॉइंट एग्जाम्पल, इनकम टैक्स और वेल्थ पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस परचेस, सेल, सप्लाई, जैसे जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज, सीएसटी, वैट, ये सब हो गया। समझ में आया? एक एग्जाम्पल से समझे डायरेक्ट टैक्सेस क्या और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। एग्जाम्पल समझना, मिस्टर ए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अच्छा, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मतलब वो जीएसटी कलेक्ट करेगा। इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग कोचिंग सर्विसेज टू स्टूडेंट्स। एक्सेल अकेडमी समझ लो, एक्सेल अकेडमी जीएसटी में रजिस्टर्ड और कोचिंग सर्विसेज दे रही है आप लोगों को। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021
ही कलेक्ट्स फी फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड इनकर्स एक्सपेंडिचर एज अंडर। आप लोगों ने फीस का कलेक्शन और हमारी नेट इनकम वो निकाल ली होगी, ये अब निकालोगे। फीस इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना होगा, मैम तो इतना कमा रही है, सर इतना कमा रहे हैं, नहीं किया अभी तक, 13 तारीख को करेंगे। ओके, सो फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर एन एग्जाम्पल, एक्सेल अकेडमी एग्जाम्पल है, सिर्फ इमेजिनरी फिगर्स है, इतना पैसा तो आता ही नहीं है। समझना, स्टूडेंट से फीस आ रही है 21 लाख। अच्छा, एक्सेल अकेडमी समझना आपको कोचिंग सर्विसेज दे रही है, आपसे फीस ले रही है, इस पे हम लोग जीएसटी आपसे कलेक्ट करेंगे, यही होगा। समझ में आया? क्या ये चीज मेरी आउटवर्ड सप्लाई है या मेरी इनवर्ड सप्लाई है? व्हाट डू यू मीन बाय आउटवर्ड एंड इनवर्ड? फर्स्ट टेल मी दिस। इनवर्ड यानी मैंने कहीं से परचेज किया, सो दिस इज परचेज। आउटवर्ड यानी मैंने किसी को बेचा। एक्सेल अकेडमी कोचिंग सर्विसेज दे रही है, तो ये मेरी आउटवर्ड है या इनवर्ड है? आउटवर्ड है, तो उस पर मैं जीएसटी आप लोगों से कलेक्ट करके फिर पे करूंगी। समझ में आया? सो 21 लाख इज फीस प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% ऑन कोचिंग सर्विसेज मेक्स आउट टू बी 3,78,000, टोटल इज 2,478। नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू फैकल्टीज। एक्सेल अकेडमी फैकल्टीज यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल जय सर, उनको पेमेंट कर रही है। अच्छा, ये चीज एक्सेल अकेडमी की इनवर्ड है या आउटवर्ड है? एक्सेल अकेडमी की आउटवर्ड है इनवर्ड है? कितने जन आउटवर्ड बोल रहे हैं? आउटवर्ड। और आप बाकी सब इनवर्ड। आप आउटवर्ड क्यों बोल रहे हैं? पैसा जा रहा है एक्सेल अकेडमी से, तो आउटवर्ड। अच्छा, जो फीस कलेक्ट हुई इसमें पैसा आ रहा है, तो वो इनवर्ड होनी चाहिए फिर इस हिसाब से। समझ आया मैंने क्या बोला? आप क्या बोले? इनवर्ड क्यों, आउटवर्ड क्यों? क्योंकि पैसा जा रहा है, तो इस हिसाब से जो फीस स्टूडेंट से रिसीव हुई उसमें पैसा आ रहा है, तो वो इनवर्ड होनी चाहिए। उल्टा समझे तो मैं पैसा आने जाने की बात नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ एक्सेल अकेडमी कोचिंग की फीस लेती है, वो आउटवर्ड है। किस बात की आउटवर्ड है? क्योंकि हमने कोचिंग सर्विसेज दी है। आप पैसा समझो, मैं आपको माल बेच रही हूँ और आपसे पैसा ले रही हूँ, वो मेरी आउटवर्ड है या नहीं है? आउटवर्ड है, तो यहाँ पे मैं सर्विसेज बेच रही हूँ आपको। समझ में आया? प्लस उसके अलावा मैं आपको माल बेच रही हूँ, तो मैंने कहीं से खरीद के आपको बेचा होगा, खुद के घर में तो मेरे उगता नहीं है, तो जो मैंने खरीदा होगा वो मैंने किसी को पेमेंट किया होगा, मतलब मेरे से पैसा उसको गया है, तो वो मेरी इनवर्ड हुई। वैसे ही एक्सेल अकेडमी कोचिंग सर्विसेज दे रही है, किससे सर्विसेज ले रही है? उसके लिए भंडारी सर से, तो वो हमारी इनवर्ड हुई। समझ में आया? वापस समझाऊं? एक्सेल अकेडमी कोचिंग सर्विसेज दे रही है, ये मेरी, पहले आप ये बताओ आउटवर्ड है या इनवर्ड है? आप बताइए। आउटवर्ड है। क्यों आउटवर्ड है? क्योंकि मैंने सर्विसेज दी है, उसका पैसा मेरे को मिला है। आप समझो आपने मेरे को सर्विसेज दी और उसका पैसा लिया, वो आपकी आउटवर्ड सप्लाई। पीएनएल में सेल्स में आएगा या परचेज में आएगा? पीएनएल क्रेडिट साइड बोलेगा, डेबिट साइड बोलेगा? बोलो। क्रेडिट साइड बोलेगा पीएनएल में, तो क्योंकि मेरी एक तरीके से सेल हो गई। आप लोगों ने, आपने मेरे को कोचिंग सर्विसेज दी, उसके लिए मान लो इनसे सर्विसेज ली, वो आपकी इनवर्ड है या आउटवर्ड है? इनवर्ड है। इनवर्ड क्यों है? क्योंकि पीएनएल में काम बोलेगा डेबिट साइड, परचेज हो गई आपकी। समझ में आया या नहीं आया? उसके अलावा मैंने कंज्यूमेबल्स परचेज किए, एक्सेल अकेडमी ने कंज्यूमेबल यानी जैसे बोर्ड हो गया, इंक हो गई, मार्कर, डस्टर, ये सब परचेज किया, ये भी मेरी इनवर्ड है या आउटवर्ड है? इनवर्ड है, तो इस पे मैं जीएसटी पे करूंगी अगले को, उससे थोड़ी जीएसटी लूंगी। कितने का परचेज किया? 40,000 का, जीएसटी 18%, तो टोटल 47,200। एक्सेल अकेडमी अभी तक क्या क्या कर रहा है? आपसे फीस ले रहा है। नंबर 1 आउटवर्ड सप्लाई, समझने की कोशिश करना, अभी अकाउंटिंग एंट्रीज से भी समझेंगे। नंबर 2, मैं फैकल्टीज को पेमेंट कर रही हूँ, वो मेरी इनवर्ड हुई या नहीं? हाँ या ना? हाँ, समझ में आ रहा है ना? नंबर 3, मैंने कंज्यूमेबल परचेज किया, वो मेरी इनवर्ड है या आउटवर्ड है? इनवर्ड है, उस पर मैं जीएसटी पे करके आऊंगी, यही होगा। दूसरे की आउटवर्ड है, मेरी तो इनवर्ड हुई। अब समझ में आया? स्टाफ की सैलरी 70, ये भी इनवर्ड है।
स्टाफ है, जैसे मान लो एक तरुण भैया है या रमेश भैया, अशोक भैया, कुछ भी समझो, ये लोग स्टाफ है, तो इनकी सैलरी हमने एक्सेल एकेडमी ने पे करी, तो इनसे हमारी इनवर्ड सप्लाई आ रही है या आउटवर्ड सप्लाई है? इनवर्ड सप्लाई। 70,000 की सैलरी पे करी, पर सैलरी पे गवर्नमेंट बोलती है जीएसटी निल है। आगे पढ़ेंगे क्यों निल है, अभी समझना निल है। तो मैंने कितना पेमेंट किया? 70,000। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज बताओ, अगर मैंने स्टूडेंट से फीस रिसीव करी, क्या अकाउंटिंग एंट्री एक्सेल एकेडमी पास करेगी? मिस्टर ए क्या पास करेगा? क्या पास करेगा? बैंक डेबिट कितने से? 2478 से। 2478 से। फिर टू फीस कितने से? 21 लाख। फिर टू जीएसटी, आउटपुट जीएसटी कर लूं मैं, आउटवर्ड जीएसटी कर लूं ताकि समझ में आ जाए अपन, या जीएसटी कलेक्टेड कर लूं? कितने से? तो ये अपनी आउटवर्ड हुई, अब समझ में आया। नेक्स्ट इज पेमेंट मेड टू फैकल्टीज, इसकी एंट्री क्या करूंगी? फैकल्टी डेबिट कितने से? 14 लाख से। फिर जीएसटी, जीएसटी पेड कर दूं ताकि समझ में आ जाए, कितने से? 2,52,000। टू बैंक कितने से? 1652। फिर अब मैंने एक और क्या पेमेंट किया? कंज्यूमल, कंज्यूमेबल का एंट्री, कंज्यूमेबल डेबिट कितने से? थोड़ी राइटिंग पे मत जाना, बेकार है। फिर आगे मितेश सर की राइटिंग अच्छी है। जीएसटी पेड कितने से? 7,200। फिर आगे टू बैंक कितने से? 47,200। फिर स्टाफ की सैलरी वो कितने से? सैलरी डेबिट टू बैंक, उसमें कोई जीएसटी इफेक्ट नहीं, उसकी बात नहीं करें अपन, मतलब करूं कितने से हो गई? अब एक चीज बताओ, अपन जीएसटी का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं क्योंकि वही पढ़ रहे हैं। जीएसटी कलेक्ट कितना हुआ? 3,78,000। मतलब जीएसटी कलेक्ट होना, क्या मेरा आउटपुट जीएसटी नहीं है? इसको मैं आउटपुट जीएसटी बोल दूं। आउटपुट जीएसटी कैसे हुआ? आउटवर्ड सप्लाई पे मैंने जीएसटी कलेक्ट किया, सो इट इज आउटपुट जीएसटी। यही हुआ आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स बोल दूं 378। मैंने पेमेंट करके कितना आई जीएसटी का? दो जगह पेमेंट किया, एक तो फैकल्टी और एक कंज्यूमेबल। फैकल्टी को कितना किया? 252, और कंज्यूमेबल पे कितना पे किया? 7,200। तो अब मेरे को गवर्नमेंट को नेट पेमेंट करने के लिए मैं एंट्री क्या करूंगी? जीएसटी अकाउंट बंद करना पड़ेगा, खाता तो बंद होगा, कितने से क्या एंट्री होगी? आउटवर्ड जीएसटी मेरा कितना है? 3,78,000। ये मेरा आउटपुट टैक्स है। मैंने पेमेंट करके कितना आई? जो मैं पेमेंट करके आऊंगी, क्या मैं उसको इनपुट टैक्स बोल दूं? जो मैंने फैकल्टीज और कंज्यूमेबल को पेमेंट किया, क्या उस चीज को मैं इनपुट टैक्स नहीं बोल सकती? क्यों इनपुट टैक्स? क्योंकि मेरी इनवर्ड सप्लाई पे मैंने टैक्स पेमेंट किया है। अच्छा, मान लो मैंने कंज्यूमेबल गोयल बुक डिपो से खरीदे, तो यही चीज गोयल बुक डिपो की तो आउटपुट टैक्स होगा, और वही चीज मेरे लिए इनपुट होगा। कैसे होगा? गोयल बुक डिपो की सेल्स है तो वो उसके लिए आउटपुट होगा, और मेरे लिए क्या होगा? परचेज, तो मेरे लिए क्या हुआ? इनपुट टैक्स। Someone's sale is someone's purchase. A person can be a seller as well as a purchaser at the same point of time. कैसे? एक्सेल अकेडमी सेलर है, कोचिंग सर्विसेज दे रही है, परचेजर भी है क्योंकि हम कंज्यूमेबल परचेज कर रहे हैं। समझ में आया? कोई डाउट? तो जो मैंने परचेज किया, क्या मैं उसको इनपुट टैक्स बोल सकती हूँ? समझ में आ रहा है? सो मैंने इनपुट टैक्स कितना पे किया? एक तो 2,00,000
52,000 और एक और 7,200। तो अब मेरे को गवर्नमेंट को नेट कितना पे करना है? मैंने ऑलरेडी 378 पे कर दिया, लेस जो मैं पे करके उसकी क्रेडिट लूंगी, क्योंकि एक्सेल अकेडमी B2B है। समझ में आया? कितनी लूंगी? 2,52,000 जो मैं ऑलरेडी पे करके आई, प्लस 7,200। तो अब मेरे को गवर्नमेंट को नेट कितना पे करना है? 1,18,800। इसकी एंट्री क्या पास करूंगी? अकाउंट्स में एंट्री तो पास करूंगी। जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जीएसटी खाता क्लोज। समझ में आया? टोटल जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ? 3,78,000। मतलब मेरा आउटपुट टैक्स है ये, लेस मैंने परचेज किया था उस पर जीएसटी पे किया था। एकदम से आई नो अभी समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा हजम होने में टाइम लगेगा, कल वापस समझाऊंगी तब एक बार और समझ में आए, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए। लेस इनपुट क्रेडिट यानी जो मैं परचेज करी उस पर मैंने टैक्स पे किया होगा, वो मेरा इनपुट टैक्स है। अच्छा, किसी भी चीज की अपन लेस करते तो मतलब क्रेडिट ले ली उसकी, यही तो हुआ। जो मैंने पे किया उसको रिकवर कर लिया, क्रेडिट ले ली। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट एक ही बात है। ऑफ जीएसटी ऑलरेडी पेड टू फैकल्टीज को कितना पे किया? 2,52,000। कंज्यूमेबल पे कितना पे किया? 7,200। तो नेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा? 1,18,800। इसको ऐसे भी समझो, गवर्नमेंट को टोटल कितना पे करना था? 378 फीस कलेक्ट किया, जिसमें से 252 में ऑलरेडी पे कर दिया, 7,200 ऑलरेडी पे कर दिया, तो बचा हुआ 1,18 ही करूंगी, पूरा वापस 378 थोड़ी करूंगी। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट को कितना पे होगा? 1,18,800। यही चीज, ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के पर्पज से हो गई। जीएसटी खाता बंद कर दिया अपन ने अकाउंट्स में, डायरेक्ट टैक्सेस के पर्पज से समझते हैं। पीएनएल अकाउंट बनेगा, सेल्स कितने से आएगी? फैकल्टीज का पेमेंट कितने का, सॉरी फीस कितनी कलेक्ट हुई? 21 लाख की। तो पीएनएल अकाउंट में 21 लाख आएगा या 2478 आएगा? क्यों आएगा 21? क्योंकि जीएसटी खाता तो क्लोज हो गया। तो फीस में आया 21 लाख, फैकल्टीज को पेमेंट कितना हुआ? 14 लाख, कंज्यूमेबल्स 40,000, स्टाफ की सैलरी 70,000, क्योंकि इस पे जीएसटी नहीं लगता अपन ने देखा। नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन दिनेश सर बताएंगे, वैसे कैलकुलेशन हो जाएगी और पीएनएल में इनकम टैक्स का फिगर आ जाएगा। क्या पीएनएल में जीएसटी का फिगर आया है? नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि खाता क्लोज हो गया। सो ट्रेडिंग और पीएनएल एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी बनते हैं या इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी? एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। समझ में आया? दिस ऑल्सो शोज कि बर्डन अल्टीमेटली शिफ्ट हो गया। आपकी पॉकेट से लग रहा है क्या? आपके अकाउंट्स में आ ही नहीं रहा है, पॉकेट से कहाँ लग रहा है? समझ में आया? कोई डाउट अभी तक? बाकी कल करें। अच्छा, नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इज मिस्टर ए पेइंग जीएसटी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट? नो, बर्डन इज गेटिंग शिफ्टेड टू स्टूडेंट्स। समझ में आया? क्या इनकम टैक्स खुद की पॉकेट से पे कर रहा है? हाँ, कुछ तो देगा, सब भगवान भरोसे तो नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पे चाहो तो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी पीएनएल के पास में लिख सकते हो। मैं तो क्या करती थी, हिंदी इंग्लिश मारवाड़ी जो भाषा समझ में आए लिख देती थी। क्या मतलब, कोई पास में बैठा है उसको कि मैंने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, समझ में मेरे को आना चाहिए, एग्जाम मेरे को पास करना है। समझ में आए? और अगर पास में वो बंदी या बंदा बैठे वो ज्यादा आपको जज करे तो, सर ने क्या बोला था मारवाड़ी वाला, वो धक्को दिन बारे कार्ड। ठीक है, बाकी कल करें। थैंक यू।